नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे महेश्वर मोहन और मंथन। जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की अगली बैठक धार्मिक नगरी महेश्वर में होगी। दरअसल मोहन सरकार देवी अहिल्या माता की 300वीं जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में महेश्वर में बैठक का निर्णय हुआ है। ये बैठक अहिल्या देवी को समर्पित की जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि धार्मिक नगरी महेश्वर में कैबिनेट बैठक होने के क्या मायने निकाले जाएं। क्या मोहन सरकार का यह फैसला एक तीर से कई निशाने साधने वाला है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। धर्मपथ पर मोहन सरकार, महेश्वर में होगी कैबिनेट बैठक इस बार। मोहन सरकार की पहल पर मालवा की महारानी पुण्य श्लोका अहिल्या देवी का 300वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सरकार पूरे साल अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में 24 जनवरी को मालवा की महारानी लोक माता अहिल्या देवी के साम्राज्य की राजधानी रही धार्मिक नगरी महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक होगी। जाहिर है कि मोहन सरकार का फोकस हमेशा से ही प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृतियों को संजोने, संवारने और इन विभूतियों का इतिहास लोगों तक पहुंचाने पर रहता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी महेश्वर में कैबिनेट बैठक करने के फैसले के पीछे के महत्व को बताया। हम सबका सौभाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उनकी 300वीं जयंती मनाने का जो निर्णय किया, पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मोहन सरकार के फैसलों और उनके बयानों से ये साफ है कि वे धर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मोहन सरकार के इस फैसले को कांग्रेस सियासी चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है। याद हो तो चित्रकूट में हुई बैठक पर भी कांग्रेस ने चुटकी ली थी, और इस बार कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। अहिल्याबाई की नगरी में कैबिनेट करने से मध्य प्रदेश का कौन सा भला कर देंगे मुख्यमंत्री जी? महापुरुषों के नाम पर शहरों पर कैबिनेट की बैठक करने से इस मध्य प्रदेश की जनता का क्या भला हो जाएगा? अरे काम करने के लिए वोट मिला है, काम करिए। आप मध्य प्रदेश में कहीं भी बैठक करिए, लेकिन इस प्रदेश की जनता को महंगाई से मुक्त करने का कौन सा कदम उठाया आपने, ये बताना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहन सरकार महापुरुषों की जयंती और धार्मिक कामों को बड़े ही धूमधाम से मनाती आ रही है। इसे यादगार बनाने के लिए वो कई अहम फैसले भी ले रही है, जो पिछली सरकारों के दौरान कम ही देखने को मिला। खैर, ये भी जाहिर है कि बीजेपी का कोर मुद्दा हार हिंदुत्व है, लिहाजा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो फैसले लेते हैं उसमें इसकी तस्वीर साफ दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। आवाज मिल रही शर्मा जी आपको? चलिए, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ आपसे संपर्क करेगी। तो ब्रजेश जी, इसके पहले भी हमने देखा था कि रानी दुर्गावती की जन्मस्थली, कर्मस्थली, और अब लोक माता अहिल्याबाई। क्या संदेश इसमें छुपा देखते हैं आप? देखिए मनोज जी, जब जब इस तरह की कैबिनेट होती है, हमने देखा है कि महेश्वर में 22 साल पहले उमा भारती ने कैबिनेट की थी। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से संघर्ष शुरू होने से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में की थी, और हमने कांग्रेस शासनकाल में भी देखा कि एक कैबिनेट उन्होंने भी इस तरह से करने की कोशिश की थी। लेकिन जब से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, उन्होंने पहले ही दिन ये संदेश दे दिया था कि हम उन क्षेत्रों में कैबिनेट करेंगे जहाँ पर कि जो राष्ट्रीय स्तर के हों या दार्शनिक स्तर के हों, धार्मिक स्तर की जगह हों, जो कि उतने चर्चा में ना आए हों, या जहाँ पर यदि ये कैबिनेट की जाती है तो उससे एक सीधा संदेश रहता है कि उस क्षेत्र पर आप फोकस कर रहे हैं।
यदि आप महेश्वर में फोकस कर रहे हैं तो महेश्वर में कैबिनेट करेंगे तो वहाँ पे आपका फोकस रहेगा। यदि आपने रानी दुर्गावती को लेकर कैबिनेट की है तो उससे जुड़े आप फैसले लेते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े फैसले लेते हैं, चाहे जबलपुर में करने की बात हो, चाहे चित्रकूट में बात करने की हो, चाहे महेश्वर में। तो आप देखिए महेश्वर में जो कैबिनेट होगी तो निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर के कुछ आप ऐसे डिसीजन लेंगे जो संदेश देने की कोशिश करेंगे, तो आपका फोकस उस क्षेत्र पर रहेगा, उस क्षेत्र के विकास पर रहेगा। तो इसका फायदा तो है, अलग अलग जगह पे हो गए जब आप सीधे जाते हैं। जैसे हम उसको इस तरह से भी जोड़ के देख सकते हैं मनोज जी कि जो क्षेत्रीय कॉन्क्लेव हो रही हैं वो एक समय पे इंदौर तक होती थी, भोपाल में होने लगी। अब आप देखिए कि क्षेत्रीय स्तर पर हो रही, तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप वहाँ पे टच आपका एक रहेगा, वहाँ पे आप विशेष तौर पर वहाँ के बारे में जानेंगे, वहाँ के बारे में आप एक योजना बनाएंगे, आपकी कैबिनेट वहाँ के अधिकारी से लेकर मंत्री तक उस पर फोकस करेंगे कि भाई यदि हम महेश्वर में करने जा रहे हैं तो महेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं, यदि हम उज्जैन में करने जा रहे हैं तो उज्जैन के लिए क्या दे सकते हैं, कौन सा जुड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, तो कम से कम एक सौगात मिल जाती है। यदि इंडस्ट्री की हम बात करें तो यदि वो जबलपुर में हो रही, रीवा में हो रही, तो स्थानीय स्तर पर भी उद्योग मिल रहे हैं ना, एक जगह पर आपको स्थानीय स्तर पर आप फोकस करके वो काम कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है मंशा भी वही रही होगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार काम कर रही है, जिस एजेंडे से को लेकर काम कर रही है, वो एक गुप्त एजेंडा भी हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की तरफ, धार्मिक उसकी तरफ पे सरकार चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ यदि वो ऐसा कर रही है, अन्य क्षेत्रों में भी कर रही है, तो निश्चित तौर पर उन क्षेत्रों का विकास है, क्षेत्रों का फोकस करके वो योजना बनाना चाहते हैं, वहाँ से घोषणा करना चाहते हैं, वहाँ पे स्पेशल पैकेज देना चाहते हैं जिससे कि उसके क्षेत्र का विकास हो सके। ये मंशा मुझे प्रतीत होती है सरकार की। शर्मा जी, राजमाताएं तो हमने आपने कई देखी सुनी है, लेकिन संभवतः लोक माता कह सकते हैं अहिल्याबाई को। और अब क्योंकि उनकी 100वीं जयंती, 200वीं तो हमने नहीं देखी, लेकिन जो 300वीं जयंती वो उनको याद कर रहे हैं। और संभवतः इकलौती एक ऐसी महारानी रही होंगी जिन्होंने अपने क्षेत्र के बाहर, अगर आज हम जो काशी विश्वनाथ का जो रूप दे रख रहे हैं तो उसमें एक बड़ा योगदान उनका, उज्जैन का महाकालेश्वर हो, या देश में तमाम सारे धार्मिक स्थलों का जो उन्होंने उन्नयन किया और एक जो धर्म की प्रचार प्रसार किया, किसी एक धर्म गुरु से ज़्यादा कह सकते हैं उन्होंने, क्योंकि धर्म गुरु ने तो एक राह बताई, लेकिन अगर कोई काशी जाता, अगर उसको काशी विश्वनाथ मंदिर ना मिलता, उसको घाट ना मिलते, तो शायद वो मोक्ष की डुबकी कहाँ लगाता। ऐसे तमाम सारे काम लोकमाता अहिल्याबाई ने किए हैं। तो अब 300वीं जयंती अगर मनाई जा रही है तो कांग्रेस को तो मुझे नहीं लगता आपत्ति होना चाहिए, किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। और सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये सरकार का एक अच्छा कदम है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस पर राजनीति से अलग हट करके कहीं ना कहीं इस पर समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए उनको। आखिर एक सब प्रश्न, आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजमाता का नाम तो बहुत सुना है, लोक माता इनको कहा गया। आप कल्पना कर सकते हैं लगभग 10-12 ऐसे बिंदु हैं जो देवी अहिल्याबाई ने पहली बार लागू किए। मुगल सल्तनत के बाद महिलाओं का अधिकार संपत्ति से समाप्त हो गया था। कोई अगर ऐसी महिला बचती है जिसके बेटे नहीं होते हैं, भले ही बेटियां कई हों, उसकी संपत्ति रात-रात हो जाती थी। मुगलों के बाद जो स्थानीय शासक आए उन्होंने इसी नीति को लागू किया। देवी अहिल्याबाई पहली ऐसी रानी थी जिन्होंने आदेश निकाल करके महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया। दूसरा, महेश्वर की जब उन्होंने स्थापना की तो उन्होंने परिवार के साथ, श्रमिक अकेले नहीं बुलाए, उन्होंने परिवार के साथ बुलाए और परिवार के कैंप लगाए और उनकी पसंद से पूछ करके काम दिया कि आप पत्थर तोड़ सकते हो, को ढुलाई कर सकते हो, को रंगाई कर सकते हो। और फिर रात को सारे लोग परिवार के साथ भोजन करते थे। ये अपने आप में आदर्श है। वो विश्व भर के विशेषज्ञों ने इस पर शोध किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये महेश्वर अगर आप नगर को देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक नगर भी है, सांस्कृतिक नगर भी है और आर्थिक उत्थान का नगर भी है। बिल्कुल 300 वर्ष पहले, कल्पना कर सकते हैं 250 साल पहले, महेश्वर साड़ी की स्थापना जो आज पूरे विश्व में जानी जाती है, देवी अहिल्याबाई ने की। तो इस प्रकार कितने सारे ऐसे निर्णय थे। फिर वो जो उन्होंने धार्मिक स्थलों का निर्माण कह सकते हो आप, लेकिन उन्होंने उन सारे सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण किया, वहां अन्य क्षेत्र चलवाए, उन्होंने प्रवचनशालाएं बनवाई, क्योंकि समाज से संस्कार सारा का सारा समाप्त हो गया था। उस संस्कार को पुनर्जीवन के लिए उन्होंने करीब 200 से अधिक स्थानों के निर्माण कार्य कराए हैं। जो हिंगलाज माता का मंदिर अब पाकिस्तान में चला गया, वहां निर्माण कराया, पशुपतिनाथ नेपाल में कराया। वो चारों तीर्थ, बद्रीनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक, यानी पूरे राष्ट्र को सांस्कृतिक एक स्वरूप में, कोई क्षेत्र का भेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं, कोई भूषा का भेद नहीं, पूरे क्षेत्र में उन्होंने इस तरीके से काम किया। इसके अलावा उन्होंने बड़ा निर्णय लिया मनोज जी, ये जो कहीं ना कहीं घुमंतु समाज था वो कहीं दिशाहीन हो गया था।
तो उसको उन्होंने जो सीमा प्रांत के गांव थे, सीमा प्रांत के गांवों पर भूमि अलाट की और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। तो उनकी आप कल्पना कर सकते हैं क्या दूरदृष्टि देवी अहिल्याबाई की रही होगी कि शासन पर एक नए पैसे का खर्च नहीं आया, बंजर भूमि जो थी वो उनको अलाट की, उन्होंने खेती करने लगे उल्टा और राजस्व और देने लगे, तो समृद्ध हुआ। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। और ये जो महेश्वर में दूसरी बार कैबिनेट हो रही है, एक बार जी। उमा भारती जी ने भी यहाँ पर कैबिनेट की बिल्कुल। थी, और मैं समझता हूँ ये सांस्कृतिक क्षेत्र में 2-3 बड़े निर्णय ले सकते हैं संस्कृति के। खासतौर से एक जो उन्होंने कहा है कि तीर्थ स्थलों पर शराबबंदी होगी, एक ये निर्णय की संभावना है। दूसरा भी उन्होंने वैदिक विश्वविद्यालय की घोषणा की है, इस निर्णय की संभावना है। इसके अलावा कुछ और सांस्कृतिक उत्थान के निर्णय इस कैबिनेट में हो सकते हैं, महेश्वर की कैबिनेट में, ये हमको उम्मीद रखनी चाहिए। जी। तो अभी जो नैरेटिव अभी चल रहा है, बड़ा महाकुंभ चल रहा है, हम देख रहे हैं, कटेंगे बटेंगे का शोर भी चल रहा है, और इस बीच में यहाँ से कुछ और संदेश भी, ये तो सरकार के निर्णय हो गए, हिंदुत्व को लेकर भी कोई संकेत, कोई निर्णय आप इसको मानते हैं, इसको देखकर? देखिए निश्चित रूप से ये जो स्थल है, जैसा कि मैंने कहा है, जी। ये ऐतिहासिक स्थल है। संसार का जब सबसे पहला साम्राज्य की स्थापना जो सहस्त्रबाहु जी ने स्थापित किया था, संसार का पहला साम्राज्य माना जाता है उसको, राज्य स्थापित हुए, साम्राज्य उसको पहला माना जाता, तो संसार का पहला साम्राज्य महिष्मती में स्थापित हुआ था। वहां से लेकर के एक लंबी परंपरा वहां की रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें आध्यात्मिकता का भी संदेश जाएगा। और मैं समझता हूं इस कैबिनेट के बाद वहां जो खास तौर से उसके अगर आप आसपास 60 किलोमीटर का रेंज डालेंगे महेश्वर के, तो 60 किलोमीटर के आसपास लगभग 18-19 ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के वहां पर स्थल हैं। एक तो नीचे इस तरीके से, इस तरह का कुंड भी बना हुआ है नीचे, लोग कहते हैं कि वो औरंगजेब ने वो शिवलिंग के लिए जगह अलाट की थी, हो सकता है कि हो। तो कुल मिलाकर के ओंकारेश्वर भी वहां से 60-65 किलोमीटर दूर है। तो ये 18-19 स्थानों पर मान करके चलिए कि पर्यटन बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, और ऐसे स्थानों पर व्यक्ति जाएगा तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मैं समझता हूं ये स्थल, इस तरह के जो निर्णय, जैसा कि बहुत अच्छा ब्रजेश जी ने कहा कि जिस तरीके से क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स मीट, उसी तरीके से ये क्षेत्रीय कैबिनेट की जो बैठकें होंगी, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी होगा, अधिकारियों को भी लगेगा। अंग्रेजों के जमाने में आप कल्पना कर सकते हैं, आपको ध्यान होगा 4 महीने कैबिनेट जो है वो पचमढ़ी में हुआ करती थी, ठंडे स्थानों पर। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व पर अगर सरकार जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये जमीन से जोड़ने की बात है। जो विकास के साथ विरासत का नारा मोदी जी का है, ये उसके अनुरूप बैठक है। जी। तो ब्रजेश जी उसके अनुरूप है, लेकिन आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना था, वो कह रहे थे स्थान से क्या भला होना है। तो भला तो स्थान से नहीं होना है अगर, लेकिन आप किसी अच्छे स्थान पर लेकर बैठकर कोई बुरा फैसला ले लेते हैं और किसी खराब स्थान पर बैठ के एक अच्छा फैसला ले लेते हैं, तो सवाल तो ये है कि वो फैसला क्या होगा, उसकी बात की जाना चाहिए। लेकिन उनको इस बात से आपत्ति है कि वो बैठक ही वहाँ क्यों हो रही है, जबकि उनको आगे बढ़कर और समर्थन करना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकारों ने ना सही, किसी और सरकार ने सही, या प्रदेश सरकार मान लो, अब उसको ये ना कहे बीजेपी की सरकार, कि कम से कम एक ऐसी देवी को याद किया जा रहा है उनका। क्योंकि हम देखिए कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ हमने देखा पिछली बार, और अभी जिस प्रकार से वहाँ काशी लोक बनाया था, उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्या की प्रतिमा का स्थापना कराई है वहाँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि देवी अहिल्या क्या थी। क्योंकि अभी तक मालवा के बाहर उनको ज़्यादा किसी ने याद नहीं किया। अब पहली बार है कि सरकार की तरफ से भी अगर ये उनको सम्मान दिया जा रहा है या जो मिलना चाहिए, उसमें कांग्रेस को क्यों आपत्ति हो? देखिए मनोज जी, पहली बात तो स्थान का बड़ा महत्व होता है। मैं खाने में बात करूं और मंदिर में बात करूं तो जमीन आसमान का आता है। जो शर्मा जी ने भी कहा, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है आपको, नहीं तो मंदिर क्यों जाते हैं आदमी, सड़क पे करके भजन कर लेते। लेकिन वो एक ऑरा रहता है हमारे यहाँ, जो कहा जाता है सनातन में कि आप देखो जिस क्षेत्र में आप महाकाल के परिसी क्षेत्र में चले जाएंगे, चाहे किसी भी जगह आप चले जाएंगे, ऐसे धार्मिक महत्व का जगह है, तो एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, एक अनुभूति होती है। आपको वैसे निर्णय ले पाते हो, वहाँ आप गलत करने के बारे में, गलत सोचने के बारे में नहीं, तो आपकी सोच वैसी हो जाती है जैसे माहौल में आप रहते हैं। जैसे कहा भी जाता है ना, संगत का असर होता है। तो आप क्षेत्र में रहेंगे जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा होगी, जहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा नहीं होगी, तो वहाँ आपको फायदा ही होगा ना। पहली बात तो ये, तो कैबिनेट निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा कि यदि वहाँ जाएगा तो लोगों को भी फायदा होता है, जैसे मंदिर का। रही बात अहिल्याबाई की, तो आप देखिए कि अहिल्याबाई के दौर में भी उसी तरह से जीर्णोद्धार हुए थे,
उसी तरह से सांस्कृतिक विरासत को, धार्मिक विरासत को सहेजने का काम हुआ था, चाहे पूरे देश में सहेजने का काम हुआ, वैसा ही दौर अब लौट आया है। अब आप याद कर रहे हो, हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो अहिल्याबाई को कैसे भूल सकती है? यदि जो पार्टी कह रही है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लगातार करनी चाहिए, तो कोई अगुवा तो था, कभी नेतृत्व किया था, किसी ने इसकी शुरुआत की थी, तो आप अहिल्याबाई को कैसे भूल जाओगे? तो आप एक संदेश ये भी देना चाहते हो कि महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हो, जो अहिल्याबाई ने करने, उनको उनका अधिकार दिलाने की कोशिश की थी, वो अधिकार हमारी सरकार भी दे रही। जिस तरह से उस तो धार्मिक प्रचार प्रसार की बात हुई थी, धार्मिक क्षेत्र में काम हुए थे, विकास के साथ साथ हमारी सरकार वो भी काम कर रही। तो ये बड़ा संदेश है मनोज जी, छोटा मोटा संदेश नहीं है ये लोगों के लिए संदेश है। सरकार जो जिस धारा पे चल रही है, हम विकास के साथ साथ धार्मिक उत्थान की बात करेंगे, हम धर्म की बात भी करेंगे, विकास की बात भी करेंगे, तो दोनों पहियों के साथ हम चलेंगे। सनातन की बात कर रहे हैं, यदि हम धार्मिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, और उससे एक दूसरा पहलू हम देखें तो सरकार को फायदा क्या है? धार्मिक पर्यटन होगा। उज्जैन सबसे बड़ा उदाहरण है मनोज जी, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। यदि हम देख लें कोई विशेष जैसे शिवरात्रि आ गए, पर्व आ गए, कोई आ गए, तो आप 50,000 ज़्यादा से गिनती। आज की तारीख में 50,000 का आंकड़ा तो पहले दिन, दूसरे दिन 5-5 लाख तक जा रहा है, 10-10 लाख तक जा रहा है। तो पर्यटन से विकास कितना हुआ? वहाँ पे जाके देखिए, स्थानीय लोगों को रोजगार की कोई समस्या है, लोगों ने अपने घर तक होम स्टे घोषित कर रखे हैं, लोग दूर जाके रहने लगे हैं। अब बेरोजगारी जैसी जो समस्या है सिर्फ सरकारी नौकरियों से दूर नहीं होगी ना, पर्यटन से होगी। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, चाहे वो कृष्ण पथे बनाने की बात कर रही है, यदि आप महाकाल की वजह से, महाकाल कॉरिडोर की वजह से उज्जैन में जो पर्यटक आए हैं, तो वो किस तरफ जाएंगे? निश्चित तौर पर महेश्वर तरफ जाएंगे, ओमकारेश्वर तरफ आएंगे, तो एक सर्किट बनेगा तो विकास वहाँ भी होगा, वहाँ भी रोजगार मिलेगा। आप देखिए, यदि आज प्रयागराज लोग जा रहे हैं तो वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं, क्या अयोध्या जा रहे हैं? नहीं तो पहले क्या होता था, काशी बनारस होकर प्रयागराज से आ जाते थे या प्रयागराज से आ जाते। तो एक सर्किट बना ना। आज की तारीख में अयोध्या में भी उतनी भीड़ है कि जब प्रयागराज में कोई डुबकी लगाने के बाद ये सोचता है कि हम अयोध्या भी रामलला के दर्शन करके आएंगे, तो एक सर्किट बना, वहाँ पर विकास हुआ, वहाँ पर रोजगार लोगों के लिए सर्जित हुआ। तो ये सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है कि धर्म के साथ साथ उसको रोजगार से जोड़ रही है, और उससे लोगों का स्थानीय स्तर पर कितना विकास हो रहा है। ये उज्जैन एक बड़ा उदाहरण है, हम अयोध्या को एक बड़ा उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो ये सरकार के लिए भी फायदेमंद है ना। जो विपक्ष चिल्ला रहा है कि इससे क्या होगा, इससे यदि आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो वहां जाकर देखिए कितने लोगों को रोजगार मिल गया। आप वहां जाकर देखिए, चाहे ट्रेवल्स का काम हो, चाहे अन्य क्षेत्रों का काम हो, वहां पे लगातार जब पर्यटक जा रहे हैं। दूसरा फिर देश की जो धार्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको समृद्ध करने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसको बचाने का, उसका प्रसार करने का काम भी सरकारों का ही है। तो निश्चित तौर पर यदि सरकार, जब मंदिरों के जो खजाने पे सरकार का अधिकार है, सरकार चाहती है उससे क्या हो, तो फिर सरकार यदि इस क्षेत्र में विकास करेगी तो मुझे नहीं लगता कि आपत्ति होने चाहिए। अब कांग्रेस को तो क्या है, कांग्रेस को तो यदि उनको श्रेय मिल रहा है, तो कभी वो कहते थे राम मंदिर का हमने ताला खुलवाया, तो वो उसी की श्रेय लेना चाहते हैं कि ताला खुलवाने से हमें उतना लाभ मिल जाए जितना राम मंदिर बनाने वालों को मिले। तो ऐसा तो होगा नहीं ना। यदि आप उज्जैन की बात करें तो आप भी कहते थे महाकाल कॉरिडोर का तो हमने भी प्रस्ताव लेकर आए थे, कैबिनेट उन्होंने भी बाकी है। जब कमलनाथ वहां पे कैबिनेट कर रहे हैं तब आपको आपत्ति नहीं थी, तो आज आपत्ति की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो सिर्फ आपको विरोध करना है। तो मुझे लगता है मंशा सिर्फ उतनी है कि यदि अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ। आज की तारीख में विपक्ष उतना कमजोर हो गया है मनोज जी, या उसमें वो एक नैतिकता नहीं बची कि यदि सत्ताधारी दल कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको तालियां बजा दें, उसका स्वागत कर दें। अब तो विरोध करना है। आप विपक्ष का मतलब आपने मान लिया कि विरोध करना है। पहले जैसा विपक्ष नहीं है, अटल जी जैसा कि इंदिरा जी ने अच्छा काम किया तो उन्होंने तारीफ कर दी सदन में। आज तारीफ कौन करता है? आप देखिए, अच्छा काम होगा तब भी आप तारीफ नहीं करोगे। जो काम चाहे जीएसटी से लेके आधार कार्ड से लेके वो सब आप लाना चाह रहे थे, जो सरकार ले आई तो आप उसमें खामियां ढूंढ रहे हो। नहीं, आप ला रहे थे तो वो खामियां ढूंढ रहे थे। तो इस हालात हो गए राजनीति के कि आप विपक्ष में हैं तो विरोध ही करना। मुझे लगता है उनके विरोध से कोई मायने नहीं है। जो सरकार केवल विरोध के लिए विरोध हो सकता है। जी शर्मा जी, जितना समृद्ध हमारी परंपरा है, मध्य प्रदेश की खंडर में बात करें कि, लेकिन कहा यह जाता है कि हम केवल टाइगर स्टेट हैं, या विक्रमादित्य का जिक्र होता है, कृष्ण की लीलाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जो आपने जिक्र किया कि पहले साम्राज्य की बात की, उसके बाद परशुराम जी की जन्मस्थली हो, तमाम सारी ऐसी चीज़ें। और अगर सरकार इनको नए तेवर दे रही, नए क्लेवर दे रही, तो आपत्ति क्यों होना चाहिए? और ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि एक धार्मिक के साथ साथ लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो रही है। इस बहाने कम से कम उनकी जो समृद्ध परंपरा है, जो हमारे जो महापुरुष है, उनको याद किया जा रहा है। क्योंकि हम तो यही पढ़ते रहे अभी तक, नहीं तो कि अकबर महान था या औरंगजेब के बारे में पढ़ते रहे। नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की बातें होनी चाहिए। आपने सही कहा। एक बात मनोज जी, हालांकि आज विषय नहीं है ये, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली, ये जो 3 पर्वतों के क्षेत्र का ये जो भूभाग है,
ये सृष्टि निर्माण का भूमि का पहला भूभाग है। जिन दिनों यूरेशियन प्लेट का विखंडन नहीं हुआ था, क्योंकि एक ही प्लेट थी यूरेशियन, और उसमें विखंडन हुआ तो फिर यूरोप अलग चला गया और एशिया अलग चला गया। उस विखंडन से पहले हिमालय भी नहीं था, तब ये धरती थी। इसलिए संसार के सबसे पहले डायनासोर के जो जीवाश्म है वो मध्य प्रदेश में मंडला के पास नर्मदा बेल्ट में मिले हैं। बिल्कुल, तो दूसरा हमारी धार धरती में जी। इतनी, निश्चित रूप से हमारी धरती इतनी प्राचीन है, समृद्धि की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत प्राचीन रहा। आपने खुद ही कहा, मैंने भी बताया, आपने भी कहा, परशुराम जी की जन्मस्थली है, कृष्ण जी यहीं पढ़ने आए हैं। बिल्कुल। मतलब वो और कहीं पढ़ने नहीं गए, सुदामा यहीं मिले उनको। पढ़ने, निश्चित रूप से। और फिर ये जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, राम जी ने अपने पुत्र, छोटे भाई शत्रुघ्न का जो पुत्र था, शत्रुघाती उसका नाम था, उसको ये शासन अलाट किया था, होशंगाबाद भोपाल से लेकर के ये पूरी पट्टी का। तो ये इतनी प्राचीन रही है और इतनी कलात्मकता इस क्षेत्र में रही है। और अगर उसका विकास हो रहा है, बल्कि मैं तो एक बात और कहूंगा, आप भी चाहें तो अहिल्या बाई पर एक अलग कार्यक्रम रखिए। एक वो वंचित वर्ग से आती थी, बहुत छोटे वर्ग से आती थी, जिसको हम आज की तारीख में एससी कहते हैं, वो वहां से आती हैं। एक बेटी के रूप में अहिल्याबाई कैसी है, आप कल्पना कर सकते हैं। 9 साल की 10 साल की लड़की भजन भी सुना रही है और कोऑर्डिनेशन भी कर रही है। तो एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक माँ के रूप में और एक राजमाता के रूप में, हर चीज में वो फिट रही। पति को किस तरीके से उन्होंने पुराण कथाओं को सुना करके ट्रैक पर लेकर आई, खांडे राव को, या अपने पुत्र जो कि आउट ऑफ ट्रैक था उसको कहीं ना कहीं मृत्यु का भय दिखा करके उसको रास्ते पर लेकर के आई। एक माँ अपने बेटे को कैसे सुधार सकती है, एक पत्नी अपने पति को कैसे रास्ते पर ला सकती है, एक बहू अपने ससुर की और सास की कैसे विश्वास पात्र हो सकती है। बहुत अद्भुत उदाहरण अहिल्याबाई का है। महेश्वर में बैठक रखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो प्रतीक के रूप में महापुरुष हुए हैं, उनके जो आदर्श शैली रही है, कहीं ना कहीं बच्चों को भी बहुत सीखने की बात है। और कहीं ना कहीं ये बताया जाना चाहिए कि अहिल्याबाई अगर लोक माता उसको क्यों कहा गया, उनके वो सारे निर्णय, उनके व्यक्तित्व के, तो वो जो है मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसके साथ माता अहिल्याबाई की जो जीवनी है, विशेषकर ये वाले पक्ष, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, उसका बाकायदा समाज में इसका वितरण होना चाहिए। आज का जिस तरीके से परिवार टूट रहे हैं, पीढ़ियां आउट ऑफ ट्रैक हो रही हैं, हम रोज अखबार में पीढ़ियों की खबरें पढ़ रहे हैं संस्कारहीनता की, ऐसी स्थिति में अहिल्याबाई जैसे व्यक्तित्व पर शिक्षा देना बहुत आवश्यक हो गया है जी। और एक ऐसी महारानी जिसने तलवार की जगह लोगों के दिलों पर राज किया, साम्राज्य भी था उनका, लेकिन तलवार की जोर पर नहीं, लोगों के लिए, भले के लिए काम किया, ये एक बड़ा पहलू भी है। निश्चित रूप से। बल्कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उनका एक नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, एक अधिकारी था जो अपने पुत्र को, चूंकि संतान उनकी खत्म हो गई थी, तो वो चाह रहा था कि गोद लेकर के गद्दी पे बिठा लें। तो उसने पेशवा राघोबा से संपर्क किया और कहा कि एक महिला शासक बनेगी, इसके बजाय आप हस्तक्षेप रखिए। तो राघोबा ने सेना भेजी। तो जानते हो, देवी अहिल्याबाई का जो तंत्र संस्था थी वो बहुत तगड़ी थी। उनको षड्यंत्र का पता चला तो सबसे पहले तो उन्होंने सेना की तैयारी की और एक पत्र राघोबा को लगा, ये इतिहास प्रसिद्ध पत्र है। उन्होंने कहा कि ये सिंहासन मेरे ससुर ने अपना रक्त सींच करके सिंहासन को बनाया, मैं अपने ससुर के सिंहासन की अपनी आखिरी बूंद तक इसकी रक्षा करूंगी। तुम अगर जीत गए तो तुम्हें कोई यश नहीं मिलेगा, तुम एक स्त्री से जीतोगे, और अगर तुम हार गए तो कल्पना करो कि तुम कहां मुंह छुपाने जाओगे, एक स्त्री से हारोगे। इस पत्र को पढ़ करके राघोबा ने अपना विचार बदला और शुभकामना उनको भेजी। इन्हें दूरदर्शी जो समझ भी देखिए, वो पत्र जो है अभी संग्रहालय में भी मौजूद है और यूनिवर्सिटी में भी उसकी कॉपी है, इंदौर की यूनिवर्सिटी में। एक एक शब्द उसका क्या नपतुला, वाक्य विन्यास, एक एक शब्द का चयन और जो संदेश उसका है कि अगर स्त्री से जीतोगे तो तुमको कोई यश नहीं मिलेगा, लेकिन अगर स्त्री से हार गए तो कहां मुंह छुपाओगे, लेकिन मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक अपने ससुर, पिता तुल्य ससुर के सिंहासन की रक्षा करूंगी। क्या दूरदर्शी थी उनकी, क्या उनका सूचना तंत्र था। मैं समझता हूं ये सारी बातें आज के शासन के लिए भी, अगर उत्पात होता था, एक बार रोहिले कहीं से आ रहे थे, उसकी सूचना उनको पहले मिली, रोहिले होलकर साम्राज्य में दाखिल हो उससे पहले सेना उनके दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। तो सूचना तंत्र, सुरक्षा की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए या एक शासक को कैसा होना चाहिए था, ये सारी चीजें अहिल्या देवी के, हम कह सकते हैं, जीवन से जुड़ी चीजें हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका।
तो निश्चित तौर पर लोक माता अहिल्याबाई को अगर याद किया जा रहा है, और मंथन ही सही उस क्षेत्र के विकास की एक योजना बनेगी, और जो विकास की ना भी बने लेकिन अगर सरकार उनको याद करिए 300वां जयंती वर्ष में, और जो उनके काम हैं वो अगर आम लोगों तक पहुंचते हैं तो किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।